Hi everyone, welcome to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है भाई आप सबकी पढ़ाई? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस जो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वैकेंसीज हैं उनके ऊपर। तो ऑल नो वेल यूपी में बहुत सारी पोस्ट निकली हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। इनका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है मुझे लगा नहीं ज़रूरत है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन डाला हुआ था कि ये बंदे भर सकते हैं, ये नहीं भर सकते, मेल है फीमेल है एक्सेट्रा। आई थिंक ईजीली यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे वो चीज़ बतानी है जो आपके लिए खास है, विशेष है, जिससे आपका एग्जाम पास होगा। ठीक है, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपको यूपी टीचर्स में स्पेशल जो मेरा सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। टीजीटी का भी और पीजीटी का भी दोनों का ही डिस्कस करूंगी, जो कि मोस्टली बच्चे टीजीटी पीजीटी बहुत देते हैं। कोई खाली टीजीटी दे तो कोई बात नहीं, सिर्फ टीजीटी का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको डीप में डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है यूपी में। एक खास बात है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनने जा रहे हो सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट को फेस करना है। तो कितनी बढ़िया बात है ये भी। ठीक है, आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, यहाँ पर टेंशन ही खत्म हो गई। और इंग्लिश का तो भाई मेरा स्पेशलाइजेशन है, मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, और स्पेशल बैचेस भी चल रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ सबसे पहले आपको टीजीटी का सिलेबस। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो बीएड वाला टीचर होता है, मीन्स बीए और बीएड। ठीक है, यूपी में भाई कुछ भी बोलते हो, बीटीसी वगैरह जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, बीए और बीएड। तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए एंड यू आर एलिजिबल फॉर द टीजीटी इंग्लिश पोस्ट। और आपको पता है बीए में किसी भी ईयर में आपको इंग्लिश को पढ़ा होना चाहिए। अब टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन 1 कह दो, पार्ट 1 कह दो, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है इंग्लिश का सिलेबस। तो सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पर आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज समझते हो, आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देंगे, जैसे हम सीटेट वगैरह में देते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते ही हैं। इंग्लिश का पेपर है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, क्योंकि ये पेपर मोड हमेशा ऑफलाइन ही होता है तो इजीली हम पैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। तो आपको एक पैसेज गिवन होगा और उसके नीचे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यू जस्ट फाइंड आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज, बट डायरेक्टली नहीं होते। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पैसेज। आपको पहले पैसेज को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जब आप पैसेज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं देन बच्चे आप आगे जो है मूव कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डीप से करना पड़ता है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर है टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखने वालों को लग रहा होगा ये एक ही टॉपिक है ना, बट ये एक टॉपिक नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब इसमें सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इसके अंदर आपका नाउन भी आपको पढ़ना है, आपको मतलब बेसिक ग्रामर है। कहीं सोचो कि सिर्फ एक ही टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन भी पढ़ना है, प्रोनाउन भी पढ़ना है आपको, एडजेक्टिव भी पढ़ना है आपको, एडवर्ब भी पढ़ना है आपको, यहाँ पर आपको वर्ब भी पढ़ना है। ये मेन टॉपिक है, मतलब बाकी आप कुछ मिस कर भी सकते हैं बट ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और वर्ब है। ठीक है, ये टॉपिक्स तो आप जरूर पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। बाकी एक आधा आप स्किप कर दे, कोई बिग इशू नहीं है, बट इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एडवर्ब से तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, एडवर्ब से क्लोजेस से क्वेश्चन जो है निकल कर आता है। ठीक है, वर्ब से तो कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ब के बिना तो इंग्लिश का हम टीचर बनने जा रहे हैं और वर्ब और एडवर्ब का चैप्टर ना पूछे बात हजम नहीं होती, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। फिर आ जाता है स्पेलिंग करेक्शन। यू ऑल नो वेल, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 3 स्पेलिंग ठीक होंगी, 1 स्पेलिंग गलत होगी। यू जस्ट फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग। आपको रॉन्ग स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। तो स्पेलिंग करेक्शन भी एक डोमिनेटिंग सा चैप्टर रहता है। उसके बाद टाइम एंड टेंस, आपको पता है टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का बेस है, जान है इंग्लिश ग्रामर की। आज ही करवाया था मैंने अपनी क्लास में टेंसेस। तो टेंसेस भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से पूछे जाते हैं, जो कि सब दोनों की सिमिलरिटीज होती हैं सिंस 4 वाली, और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा अच्छे तरीके से मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पुट होने की संभावना होती है। फिर आपने टेंस कर लिए, तो हाउ कैन यू लीव द नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब नरेशंस को आपको अच्छे से करना, नरेशंस पता होगा। नरेशन में भी जो लेट वाली टाइप होती है उसको अच्छे से करें, ऑपरेटिव, इम्पेरेटिव, लेट वाली, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि सीधे नरेशन आई सेड टू दैट ट्रेंड इज आउटडेटेड, ये ट्रेंड आउटडेटेड हो चुका है। यू जस्ट गो विथ समथिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो आपको जो लास्ट सेक्शंस होते हैं नरेशन के, जिसमें 5 टाइप में जो हम बनाते हैं, सिंपल नरेशन, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, इम्पेरेटिव और लेट वाले जो हैं, तो लेट वाले बेसिकली बहुत एग्जाम्स में, स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद आपको ग्रामर का टॉपिक करना है प्रपोजिशन।
तो ठीक है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे और प्रपोजिशन में भी जहाँ नहीं लगती वो वाले सेंटेंस भी अच्छे से करेंगे, तो अच्छे तरीके से आप करेंगे इस टॉपिक को। फिर टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली सेंटेंस वाला टॉपिक आ जाता है। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर की हो सकती है, बट इंग्लिश में जब ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ही होती है। सिंपल सेंटेंस दे देंगे, कंपाउंड आपसे पूछा जाएगा, कंपाउंड दे देंगे, सिंपल आपसे पूछा जाएगा, इनको इंटरचेंज करवा लेगा। तो इस तरीके से बेसिक जो है फॉर्म यदि मैं बात करूँ तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की पूछी जाती है। एंड द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एग्रीमेंट, इट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये डायरेक्टली गिवन नहीं होता बट हर एग्जाम में आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटेक्स भी कह देते हैं, और कुछ रूल्स तो इसके नाउन में भी क्लियर हो जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वाला टॉपिक बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्जाम के लिए। तो ये डिफरेंट सा टॉपिक है और आता ज़रूर है एग्जाम में। ठीक है, तो टीजीटी जिनका सब्जेक्ट है, मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट, जो बीएड लेवल पर एग्जाम को दे रहे हैं, उनको ये टॉपिक किसके करने हैं बच्चे, ग्रामर के करने हैं। इसके बाद यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कर देती हूँ रफ। तो पार्ट 1 आपका आएगा बेसिक ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, और ग्रामर में ये टॉपिक आप मेनली कर लेंगे तो भी आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। और मैं तो सजेशन देती हूँ एक आधा मॉडल्स का चैप्टर भी पढ़ लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। कई बार सिलेबस में गिवन नहीं होता बट एक आधा क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बना अपना पार्ट 1। अब इसका जो सेक्शन 2 बनेगा, जो इसका सेक्शन 2 बनेगा, डेट इज माई फेवरेट लिटरेरी सेक्शन। इसके अंदर एक तो लिटरेरी टर्म्स, एक तो क्या बन गया भाई, लिटरेरी टर्म्स बन गया। लिटरेरी टर्म्स क्या मतलब क्या है, इसके अंदर आपकी लिटरेचर की टर्म्स होती हैं, इसके अंदर आपकी सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी। मीन्स आपको जो लिटरेचर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है कि पोइट्री क्या है, प्रोज क्या है, ड्रामा क्या है। ठीक है, फिर पोइट्री के कौन कौन से भाग होते हैं, एपिक होता है, ओड होता है, मोक एपिक होता है। ठीक है, हीरोइक पोइट्री होती है, ये सारे। फिर आपको ड्रामा के ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, क्या क्या है। फिर आपको नॉवेल्स के कि पिकारेस्क्यू नॉवल है, एपिस्टोरी नॉवल है, ये नॉवल है, वो नॉवल है। तो बिल्कुल क्लियरली सारी लिटरेरी टर्म्स पूछी जाएंगी। कई बार लिटरेरी टर्म्स के साथ साथ लिटरेरी मूवमेंट्स के भी क्वेश्चन सेट कर देता है। लिटरेचर में आपको पता हर एज के साथ कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई, कभी रेनेसांस हुआ, कहीं रिफॉर्मेशन हुआ, कहीं एनलाइटमेंट हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं लिटरेरी टर्म्स के साथ लिटरेरी मूवमेंट्स को भी एड ऑन कर दिया जाता है। और लिटरेरी टर्म्स के अंदर ही एक टॉपिक आता है जो आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है बट जरूर आता है पेपर में, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, क्योंकि इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ, कहीं ना कहीं लिटरेरी टर्म्स के पार्ट हो जाते हैं और इसके अंदर पोइटिक, राइम, स्टेंजा सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। टॉपिक दिखने में छोटा सा है बट गागर में सागर है, जब इसको पढ़ाने लगे तो बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, आपको फिगर ऑफ स्पीच और ये सब क्या क्लियरली आपको पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप करेंगे। मतलब सेक्शन 2 में लिटरेचर में फर्स्ट चीज़ यही करेंगे आप, फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी टर्म्स। ऑल इन ऑल नियर अबाउट अप टू 100 के आसपास मान के चले आपको लिटरेरी टर्म्स को क्लियर करना है। नियर अबाउट 200 आपने जब 200 लिटरेरी टर्म्स कर ली ना तो समझ लो आपका ये कंटेंट, ये वाला सेक्शन क्लियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, फिर इसमें 4 ही राइटर्स हैं। जब ऑथर और वर्क की बात आती है तो बहुत खिचड़ी नहीं फैलाई, यूपी वाले ने बहुत बढ़िया करा है। 4 ही राइटर गिवन है भाई आपके। सबसे पहले अपना मोस्ट फेवरेट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, दैट इज विलियम शेक्सपियर, द हार्ट ऑफ ड्रामा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, the center part of English literature, the love of English literature, no another one, that is William Shakespeare. And William Shakespeare is not a short. विलियम शेक्सपियर को पढ़ने का मतलब इसकी 37 प्लेस, अब 37 तो कोई पढ़ेगा नहीं बट नियर अबाउट यू शुड गो विद द 20 प्लेस, 20 मेजर प्लेस के आपको स्टोरी एंड इवन यू शुड गो विद द कैरेक्टर्स नेम एंड बेसिक रेफरेंसेस की का हिस्टोरिकल प्ले जैसे क्रॉनिकल से लिए गए हैं, होलिनशेड क्रॉनिकल से लिए गए हैं, सिंपल प्लेस कहाँ से लिए गए हैं और किस प्ले के अंदर कहाँ कौन से प्ले से कौन सा प्लॉट बोरो किया गया था। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ ली और चंद वर्क पढ़ ली और आपका पेपर पास हो जाएगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं लिया जाता बच्चे। सिलेक्शन के लिए आपको शेक्सपियर भी पढ़ने बैठोगे तो 10 दिन लगाओगे तब जाके आपका विलियम शेक्सपियर कंप्लीट होगा। ध्यान रखना, इसमें कम से कम भी मैंने जो मेरा इंग्लिश लिटरेचर का पेड कोर्स चल रहा है, मैंने शेक्सपियर के कम से कम भी 15 के अराउंड प्ले डिस्कस किए हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो पूरा डिटेल में करेंगे विलियम शेक्सपियर। इसके बाद है नो अनदर वन, द राइटर ऑफ द ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट, दैट इज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज जॉन मिल्टन। अब जॉन मिल्टन भी अपने आप में बहुत बढ़िया है और इसका एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट
और पैराडाइज लॉस्ट को तो आपको घोट के पी जाना है। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है। पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक, पहली कब 10 बुक का पब्लिश हुई थी, 2 कौन सी हुई थी, पैराडाइज रिगेन्ड का इवन आपसे पूछ सकता है। फिर पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक के अंदर क्या क्या खास है, इसको ये नहीं पढ़ना कि आपने समरी पढ़ ली, 12 बुक्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके से आपको पढ़ना है बच्चे। किसको? जॉन मिल्टन को, ठीक है, इस तरीके से आपको किसको पढ़ना है? जॉन मिल्टन को पढ़ना है। आफ्टर जॉन मिल्टन यू शुड गो विद द हाइएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। Highest priest of English literature, the opening of romantic era, writer of lyrical ballads, no another one, that is William Wordsworth. तो you should go with the William Wordsworth. And William Wordsworth जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी पोएम है, बट बहुत क्यूट पोएम है, नेचर को डोमिनेटेड है। He said the poetry is the spontaneous overflow powerful feeling which is recollected in tranquility. तो ये पोइट्री की इसकी जो डेफिनेशन है जान डाल देती है कि पोइट्री एक ओवरफ्लो फीलिंग है उन फीलिंग्स की जो हम रिकलेक्ट करते हैं, और जब हम ट्रैंक्विलिटी एकांत में बैठे होते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही बाहर निकल जाती हैं। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग विच वी रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन भी बहुत बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत फेमस है। इसकी जितने भी एंथोलॉजीज हैं, पोइट्री के कलेक्शंस हैं, टिंटन एबे है, लिरिकल बैलेट्स है, लिरिकल बैलेट्स में इतने 19 पोएम्स, जो भी लिखा मतलब पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, मतलब किसी भी राइटर को सरफेस ना पढ़े भाई। वैसे तो इन सब राइटर्स के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बना रखी है, बट वो इतनी डीप नहीं है जितनी मेरे कोर्स में चल रही हैं, वो तो प्रॉपर डीप है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद हम आते हैं किसके ऊपर गाइस? विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद आते हैं द लास्ट एंड द नॉट लीस्ट, दैट इज जॉन गोल्सवर्दी। जॉन्स गोल्सवर्दी ये मॉडर्न राइटर है, ठीक है, बट जॉन्स गोल्सवर्दी आई डोंट नो क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि ये तीन तो इतने महान हैं, इनके ऊपर पढ़ने बैठो तो सुबह से रात हो जाती है। बट जॉन्स गोल्सवर्दी पे मुझे इतना कुछ खास पढ़ने को नहीं मिलता भाई, बट फिर भी ठीक है, 3 डीप पढ़ लेंगे, एक को थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये 4 ही बेसिकली राइटर जो है टीजीटी के अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं बच्चे यूपी के एग्जाम में, ठीक है। तो टीजीटी में आप सिर्फ इन 4 राइटर्स के ऊपर जाएंगे, ग्रामर के पोर्शन पर जाएंगे, ठीक है, और इन 4 राइटर पे जाएंगे। टीजीटी में इतना ही करें, इट्स मोर देन सफिशिएंट, इनफ है, ये मोर देन सफिशिएंट है टीजीटी वाले बच्चों के लिए। नाउ वी शुड जंप विद पीजीटी लेवल, ठीक है भाई। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। पीजीटी के लिए ऐसे करते हैं, दूसरी पार्ट वीडियो बना देती हूँ, ये लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। पीजीटी के लिए दूसरी वीडियो बना देती हूँ। तो इट्स इनफ फॉर द टीजीटी इंग्लिश सिलेबस फॉर यूपी टीचर्स एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। आई हैव ऑनलाइन कोचिंग आल्सो, या आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है या आपको ये ऑल स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर्स आर फ्लैश इन योर स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, नॉट फ्लैश बिकॉज आई एम नॉट सो टेक्निकल पर्सन। 7015467794 9034022541। सो दिस इज बैच, और जो स्पेशल यूपी से रिलेटेड बैच है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस मात्र और मात्र 4000 रुपीज़ रहेगी आपकी इस पर्टिकुलर बैच के लिए। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।